अच्छा जी, पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में अ, जो स्टूडेंट्स के स्क्रिप्ट में मसले हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, ये देखें जी, इन्होंने जीए नहीं लिखना, गुलाम एसोसिएट लिखना है। सवाल का फेस है, उसके ऊपर पूरा लिखना है। और ये जो आपने आउटपुट लेके आए हैं 9176, पेपर का पैटर्न भी बता दें। वो तो पहली क्लास में बता दिया था, लेक्चर 1 अटेंड कर लें, उसमें उसमें दिया हुआ है। बाकी पेपर डाउनलोड कर लें। एमसीक्यूज है शुरू के अंदर, और उसके बाद जो है वो बस 20-30 नंबर का सेल्स टैक्स में से आता है, 25-30 का। और बाकी 10 नंबर का पहले 3 चैप्टर्स में से आता है। और बाकी जो है वो इनमेट्रिक्स में से आता है। न्यूमेरिकल और उसके अंदर कोई फिक्स नहीं है। बस सारी तैयारी करें, बस उसमें क्या मसला है। अच्छा, ये ना, अब आपने सेल निकाली है, साहब ने, इन भाई ने सेल निकाली है, तो सेल का वर्किंग रेफरेंस देना चाहिए था ना। एग्जामिनर को तो नहीं पता चलेगा ये 9165 कहाँ से आया। इसलिए साथ साथ वर्किंग के रेफरेंस देने हैं। अच्छा, आगे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ये देखिए, ये न्यूमेरिकल का फेस चल रहा है। अब ये न्यूमेरिकल के फेस पे अगर आप इस तरह आईएफएस, आईएफपी और ये सारा लिख के आएंगे, तो इस तरह तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा एग्जामिनर को। ये फेस के ऊपर ये सब कुछ कर दिया है, तो इसको प्लीज पूरा लिखें। आईकैप का कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं है जिसने फेस के ऊपर इस तरह एब्रिविएशन यूज की हो। ओके, आगे चलते हैं। मैंने चीजें हाईलाइट की हुई हैं, जैसे जैसे वो चीजें आती रहेंगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। अच्छा। अच्छा, अब एक हमारी प्रोविजन है। हमारी प्रोविजन ये है कि जो बंदा पाकिस्तान में 3 साल से कम के लिए बाहर के मुल्क से नौकरी करने आया है, और उसका स्टे अभी 3 साल से कम है, तो वो बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद रहते हुए, अ, अब्दुल्ला ये म्यूट करें सबको। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए, अगर वो पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए कोई भी इनकम बाहर के मुल्क से कमाएगा, तो जो उसकी बाहर के मुल्क वाली इनकम माफ है, अगर वो इनकम को बाहर के मुल्क में ही रखे। वर्किंग में किसी हद तक इजाजत है शायद एब्रिविएशन यूज करने की, लेकिन बेहतर है उधर भी अवॉइड करें। हेडिंग्स वगैरह ब्लैक मार्कर नहीं, मेरे ख्याल से तो एक ही पेन अलाउड है बस, मार्कर शार्कर तो शायद अलाउड नहीं है। बहरहाल ये उसके ऊपर देख लीजिएगा जो आपको मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी। तो अब देखिए, इन भाई ने लिखे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स came Pakistan only for the period of his employment in Pakistan, but not remain in Pakistan exceeding 3 years. लेकिन if he fulfills uh, the consider, then foreign income is exempt from tax. So in this scenario, 8 lakh will be exempt from tax. He live in Pakistan and he has not। अच्छा, ये बात तो इसकी ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि इसको ये बताना चाहिए था कि वो पाकिस्तान में इनकम लेके नहीं आया। जब आप पूरी कंडीशंस बताए बगैर चलेंगे तो फिर वो रिस्की होगा। तो आप पूरी तीनों कंडीशंस बताएं, फिर आप चलें। अच्छा, उसके बाद ये अगला सवाल है। ये देखें, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का केस हो, तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के केस के अंदर, जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के केस के अंदर, आवाज कट के आ रही है, सबको कट के आ रही है। टाइम शॉर्टेज नहीं होती नॉर्मली। अच्छा, ये आप लोगों के कोई सवाल है तो वो मैं कल ले लूंगा, अब ये सवालों के लिए तो सेशन नहीं है, तो फिर सवाल जवाब ही चल जाएंगे। अच्छा, तो असेसमेंट ऑर्डर विद इन 2 ईयर्स। आवाज आ रही है? यस कर दें, आवाज आ रही है, एवरीथिंग इज ओके, शुक्रिया जूम यूजर। तो ये आपने इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था 1 ईयर, तो जो लॉ की प्रोविजन है उसके मुताबिक उसको लेके चलें। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। फहद को नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है। समटाइम्स देर इज डिस्टॉर्शन, यस। ठीक है, फिर आप लोग रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्या किया जा सकता है, मुझे पता नहीं। अच्छा। अच्छा, कट रही है आवाज, बाकियों के लिए भी कट रही है, ओके है। अच्छा, ये ठीक है, आप लोग जूम वो ले लीजिएगा। नहीं, ओके और नो में मुझे फर्क नहीं समझ आता। पूरी बात लिखे ना, कट रही है नहीं कट रही है, एवरीथिंग इज ओके। ओके जूम, जूम यूजर। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो कोई बात भी नहीं करने दे रहा, जो जिसके लिए डिस्कशन शुरू किया बस इधर उधर की बातें अच्छा, मोहतरम आगे चलें। अच्छा, अब ये देखें, ये तो आपने अगर हाउस रेंट पे दिया हुआ है,
इधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लफ्ज लिखना, ये कितनी गैर मुनासिब बात है। तो आपने इसको इनकम प्रॉपर्टी में इमर्ज करना था। इनकम प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है और हाउस का फिर नीचे आ रहा है। तो उसके बाद ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सवाल पूछा गया था, और इधर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की सारी बात कर दी गई। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल की रिक्वायरमेंट को वाज़ेह तौर पे देखें और फिर जो है उसके मुताबिक जवाब दें। अच्छा, आगे एक दो और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट की हुई हैं, वो जैसे जैसे फाइल लोड होती रहती है मैं आपको बताता रहूंगा। ये, अच्छा, ये जो इनकम है ना, ये जो ऑनलाइन सेल से है, अगर पूछे ना इस इनकम की चार्जेबिलिटी, तो वो फाइनल टैक्स रिजीम है। अब खाली ये लिखने से गुजारा नहीं चलेगा, सेल ऑफ गुड्स थ्रू बुक कीपिंग इज चार्जेबल टू टैक्स। अगर चार्जेबल टू टैक्स है तो बताएं चार्जेबल फाइनल टैक्स रिजीम में है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर है। तो ये बताए बगैर जो है वो आप मार्क्स नहीं गेन कर सकेंगे। शायद कोई एक आधा नंबर दे दे, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब ये लिखा हुआ है विद इन 2 मंथ्स, इसने लिखना था 2 मंथ्स आफ्टर द नोटिस ऑफ एपलेट ऑर्डर। देखिए, एपलेट ऑर्डर होता है, एपलेट ऑर्डर का तो कोई नोटिस नहीं होता। पूरे लॉ में जहां जहां पढ़े ना 2 मंथ्स फ्रॉम, 6 years फ्रॉम, तो वो फ्रॉम के आगे वाली बात भी पूरी लिख के आया करें। कुछ लोग सिर्फ अधूरी बात लिख देते हैं, विद इन 6 years, विद इन 4 years, फ्रॉम वट। जब फ्रॉम वट नहीं लिख के आते तो फिर मसला होता है। अच्छा भाई, ये तो जुल्म है यार। ये जो टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 है, तो ये लोअर ऑफ तो नहीं होता, ये तो A/B × C का फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला लग के जो है वो टैक्स कैलकुलेट होता है। अच्छा, इसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी है, तो ये नहीं देखा जाता कि 30% इसलिए इस्तेमाल करे, 70% इसलिए इस्तेमाल करे। 30-70 अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए है। तो फिर ऐसी सूरत में हम 5% लगाएंगे, 10% नहीं लगाएंगे। यहीं पे अगर आप 30% लगाने लग जाएंगे, ये तो 30% की कोई तुक नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ गए। अब देखिए ना, ये भाई फिगर्स लाए हैं, लेकिन ये एक की कोई एक भी वर्किंग नहीं दी। वर्किंग अगले सफे पे इन्होंने की है, वर्किंग वन, लेकिन उस वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया। जब उस वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया तो एग्जामिनर को चीजें ढूंढने में मुश्किल होगी। अब ये इन्होंने हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर लॉस निकाला है, अब इसका वर्किंग रेफरेंस नहीं दिया, ये मैंने फिगर कहाँ से निकाली है। तो अच्छा, ये जो सिनेरियो बेस्ड सवाल है, इसमें लॉ की प्रोविजन और सिनेरियो को इकट्ठे भी चला सकते हैं। ये दूसरी ऑप्शन इसमें ये होती है कि पहले लॉ की प्रोविजन लिख दें, फिर सिनेरियो से लिंक कर दें। तो ये दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है। लेकिन बात ये है कि लॉ की प्रोविजन के सारे एस्पेक्ट्स कवर करें। अगर आप लॉ की प्रोविजन के एस्पेक्ट्स कवर नहीं करेंगे तो फिर तो वो मार्क्स आपके काटेगा। जैसे भी मैंने वो बताया था कि एक कंडीशन ये भी थी कि बाहर वाली इनकम सिर्फ उस वक्त माफ है जब आप उसको पाकिस्तान में ना लेके आए। अब वो पाकिस्तान, अच्छा, ऐसे स्क्रिप्ट्स भी हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के जवाब आपको मिलेंगे। वो मैं नीचे एक दो मार्क किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोड होने में टाइम ले रहा है। अभी तो सारा लोडेड था। शुक्र है। अच्छा, ये देखें। लर हो गया बड़ा किया तो। वही बात अगेन, विद इन 2 मंथ्स, बस 2 मंथ्स लिख दिया। 2 मंथ्स ऑफ वट, यानी किस दिन से 2 मंथ्स गिनने शुरू करने हैं, ये आपने बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है कमिश्नर कैन इशू दी असेसमेंट ऑर्डर विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, विद इन 1 year। चलो वो तो ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो जो 3 साल के लिए पाकिस्तान में आता है ना, इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो फॉरेन नेशनल हो। बस सिंपल आपने ये लिख के आना है कि वो 3 साल से पाकिस्तान में काम नौकरी करने के लिए आया हुआ है। उसमें फॉरेन नेशनल या फॉरेन सिटीजन होना ऐसी कोई शर्त नहीं है। बिला वजह अगर शर्त लगाएंगे, और जब वो बाहर से मुल्क से आएगा, जो चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था, तो उसकी सैलरी इनकम माफ नहीं होगी। सैलरी इनकम माफ नहीं होगी, उसकी बाहर की इनकम माफ होगी। शर्त यह है कि वो पाकिस्तान में लेके ना आए। ओके, देखें ऐसे जवाब भी मिलते हैं जबरदस्त।
If a person has a foreign source income and came to Pakistan under an employment contract for a period of not more than 3 years, his foreign income will be exempt if he did not remit any foreign income in Pakistan. कमाल, इन्होंने एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया, ऐसे पेपर भी हैं। सो मिस्टर दानियाल डिडंट रेमिट एनी फॉरेन सोर्स इनकम इन पाकिस्तान। सो की बजाय बेहतर है एज लिख देते, एज मिस्टर दानियाल डिड नॉट रेमिट एनी फॉरेन सोर्स दिस देयरफॉर इट विल बी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। अच्छा, इसके बाद भाई ये इसने लिखा था 4 साल वाली प्रोविजन। भाई 4 साल वाली प्रोविजन तो इसके लिए है जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हुए थे, और सवाल में वाजे लिखा हुआ है 4 साल से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर है, वो जब पाकिस्तान आए तो उस साल रेजिडेंट बने और उससे अगले 1 साल, तो ये वाली तो प्रोविजन यहाँ नहीं लगेगी। ओके, ये देखें जी, हेडिंग आईएफएस। अब आईएफएस हेडिंग नहीं है। अच्छा, इन्होंने तो ये भी किया है इस बच्चे ने, इन्होंने सारा का सारा जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी से ही शुरू किया है। यानी हम तो वर्किंग करते हैं ना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हर पार्ट हर क्वेश्चन को भी अगले सफे पे करना है, हर क्वेश्चन के हर पार्ट को भी आपने अगले सफे के ऊपर करना है। तो इसके लिए ताकि उसको जरा ढूंढना आसान हो। अच्छा, अब ये देखिए, इन भाई ने ये किया, अभी खुल रही है शीट। इन भाई ने ये किया कि सारे हेड्स ऑफ इनकम को तरतीब से डालना शुरू कर दिया है। भाई अगर ये देखें, पिछले सफे से इनका सैलरी आ रहा है, इधर इनका फिर फॉरेन सोर्स इनकम आ रहा है, इधर अदर सोर्स आ रहा है। अब अगर बीच में किसी हेड में लॉस आ जाए तो फिर आप रूल कैसे लगाएंगे? इसलिए सारे हेड्स की सारी वर्किंग्स को पहले आप कैलकुलेट करके रख लें। और अगेन यही आईएफएस और ये तो कैलकुलेट करके वर्किंग में रख लें, फिर फेस पे लाते हुए अगर लॉसेस भी आएंगे तो उनको भी कैटर करना आपके लिए आसान होगा। ओके, अगली बात ये कि जो भी प्रोविजन है, बात बार बार आपसे वही बात हो रही है, उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करें, और सारे एस्पेक्ट्स कवर करने के बाद उसको डिस्कस करें। अच्छा, सेल्स टैक्स का सवाल। सेल्स टैक्स, हर वर्किंग सेपरेट पेज पे नहीं, नहीं नहीं, हर वर्किंग तो सेपरेट पेज पे नहीं करनी। वर्किंग्स तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखें, बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट, सेल, इनपुट अदर्स। अच्छा, ये ना थोड़ा सा इसमें एक लाइन इधर ड्रॉ कर लिया करें अपने जहन में इमेजिनरी सी, और उससे अंदर अंदर फिगर्स को लिखा करें, वरना ये और ये फिगर्स जो होती है ना वो बीच में मर्ज हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कौन सी फिगर ने कहाँ जाना है। तो एक तो से इनकम टैक्स फिर अमेरिकल्स की हमारी बात हो गई कि वर्किंग्स करनी है और फिर फेस के ऊपर लेके आना है। और फेस के ऊपर लाने के लिए जो है वो आपने वर्किंग का रेफरेंस जरूर देना है। वर्किंग अगले सफे से नॉर्मली शुरू कर दिया करें। सेल्स टैक्स में भी अगले सफे से वर्किंग शुरू करें, और न्यूमेरिकल का फेस एक सफे के ऊपर जो है वो लेके आए, और उसमें भी वर्किंग के रेफरेंस दें। न्यूमेरिकल के फेस वर्किंग के बाद, नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। आईपीसी, आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। मतलब सब पार्ट बी अलग सफे पे कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन 2 बी है, 2 बी का 1 है, कर सकते हैं। वैसे तो पार्ट ही अलग सफे पे करना बेहतर होता है। न्यूमेरिकल के फेस वर्किंग के बाद बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है जी। क्या हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकते हैं पेपर? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सवाल आता है तो इसमें क्या मसला है। लेकिन जहां जो एडजस्टमेंट में स्टक हो जाए उसको छोड़ के फिर आगे चलें। फिर ये नहीं कि उसकी वजह से आप जो है वो आप परेशान हो। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ये करते हैं कि इन्होंने अभी तक फर्क, उनको उनको पता है कि ये मेरी सैलरी इनकम सही नहीं निकली। अब वो बेचारे टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और जक़ात और वो सारी चीजें टैक्स क्रेडिट तक भी माइनस नहीं करते। वो टैक्स क्रेडिट भी जब माइनस नहीं करेंगे फिर तो भाई नुकसान की बात है ना। वो तो इजी मार्क्स जो उनको लेने थे वो हो जाएंगे जी। भाई आई कैप भी 10-12 दिन लगाते हैं पेपर चेक करने में, थोड़ा टाइम दे, संडे मंडे तक पेपर चेक हो जाएंगे। ये कोई मशीन तो नहीं है जिसमें से पेपर निकालें और चेक होके आ जाए। अच्छा, सेल्स टैक्स में सेल रिटर्न हो, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन तो नहीं है, वो कल कर लेंगे। अगर हमने किसी क्वेश्चन को टाइम अलॉट किया हुआ है और उसके पेजेस अलॉट किए हुए हैं, टाइम एंड हो गया, सोचा कि टाइम एंड हो गया, सोचा कि एंड पर कर लेंगे, बट एंड पर टाइम खत्म था, वो पेजेस लीव रहे। हाँ, बस उनको ऐसे एक लाइन डाल दी, लगा दीजिएगा उन पेजेस पे, वो आगे देखेगा ही वैसे, मिस तो नहीं करेगा। टोटल की गलती में, हाँ, टोटल की गलती मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। अगर न्यूमेरिकल के फेस फर्स्ट पेज पे ओनली और बाकी वर्किंग सारी नेक्स्ट पेज पे करें, हाँ हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं। न्यूमेरिकल के लिए पहला सफा छोड़ दें फेस, और फिर बाकी वर्किंग अगले सफे पे करें। ठीक है जी, एक सिनेरियो बेस्ड सवालों के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा हमने जो है वो ये बात कर ली
और तीसरा, थोड़ा सा इंग्लिश को अपना लिखना जरा कोशिश करें, लॉ की लैंग्वेज के जितना करीब हो। जी ये सवाल जवाब का सेशन नहीं है, मेडिकल का फेस पेज पे कर लो। अच्छा, अगली चीज, अगली चीज मोहतरम, ये है कि थोड़ी सी ना इंग्लिश अपनी बेहतर करें। तो जिस तरह, सो मिस्टर दानियाल लिव इन पाकिस्तान फॉर यकम जुलाई फॉर 30 जून 25। लिव इन पाकिस्तान, ये अब ये थोड़ा सा ना, ये देखें, ये लफ्ज जरा पढ़ने में ना आसानी होनी चाहिए बंदे को जो पेपर चेक कर रहा है। ये जरा लफ्ज वाजे करके लिखें। मिस्टर दानियाल लिव इन पाकिस्तान, लिव्ड इन पाकिस्तान होना चाहिए। फ्रॉम इतने टू इतने, विच पीरियड एक्सीड द 3 ईयर, विच पीरियड इज एक्सीड होना चाहिए लफ्ज। सो फॉरेन सोर्स इनकम विल बी टैक्सेबल। हाँ आगे तो ठीक लिखा हुआ है, फॉरेन सोर्स इनकम विल बी टैक्सेबल। अच्छा, एक बार मिस्टेक हो जाए अगर वर्किंग में, तो एक स्टेप पे तो उसमें, ये तो मैंने बता दिया है कि आगे आगे फिर गलती के नहीं कटेंगे मार्क्स, गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। अगर एक फिगर गलत हो जाए तो आगे नहीं होती। अगर टफ और लॉन्ग प्रोविजंस छोड़ दें ड्यू टू टाइम इशू, और इजी प्रोविजंस हो जाएं, हाँ पेपर तो उससे भी पास हो सकता है, लेकिन ये है कि 50 मार्क्स आने चाहिए फिर उसके लिए। तो अच्छा, अगली बात ये जरा जहन में रखिएगा कि इनकम के लिए आपने, ये जो इनकम आएगी, इनकम, इनकम के लिए आपने चार्जेबल और एग्जेम्प्ट का लफ्ज यूज करना है। इनकम के लिए चार्जेबल और एग्जेम्प्ट का लफ्ज यूज करना है। और जो लॉसेस हैं, वो आपने अलाउड या नॉट अलाउड का लफ्ज यानी कि लॉस इज अलाउड एज डिडक्शन या लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड जैसे हम बात करते थे, लॉस सेट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता। और जो एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए आपने लफ्ज यूज करना है, इट इज डिडक्शन अलाउड और इट इज डिडक्शन नॉट अलाउड। ये जो चार्जेबल और एग्जाम का लफ्ज है, ये इनकम के साथ खास है, ये एक्सपेंसेस के साथ खास नहीं है। और टैक्स क्रेडिट के साथ भी आपने यही लफ्ज यूज करना है, अलाउड और नॉट अलाउड। और इसी तरह आप सेल्स टैक्स में चले जाएं, तो इनपुट के साथ भी अलाउड और नॉट अलाउड। और आउटपुट के साथ जब सेल सेल के बारे में लिखे होते हैं, तो सेल चार्जेबल है या एग्जेम्प्ट है, ये लिख के आना होता है। एक फिगर गलत हो जाए तो आगे मार्क्स मिल जाते हैं, उससे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती गलती। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।